हम भारत के लोग। वैसे तो एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है, लेकिन जब इस वाक्य को भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ पढ़ा जाता है तो मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत और 26 जनवरी 1950 से लागू हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विश्व के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान की यह प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की पवित्र आत्मा है। संविधान सभा के सदस्य और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने विधि मंत्री के रूप में अपने प्रथम साक्षात्कार में कहा था, यह एक अच्छा संविधान हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे लागू कर रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं, तो यह बुरा साबित होगा। यह बुरा संविधान हो सकता है, पर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो यह अच्छा ही साबित होगा। यह कहा जाता है कि कोई भी संविधान कोई जड़ नहीं बल्कि एक गतिशील दस्तावेज होता है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित और बदलता रहता है। भारत में भी समय, परिस्थिति और जनता के लाभ के लिए समय समय पर संविधान में परिवर्तन किए गए, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी अपरिवर्तित है। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान स्वीकार किया। संविधान स्वीकृति के बाद हम गणतांत्रिक देश बन गए। देश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य में देश के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम संविधान देश को दिया। संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ करते हुए उन्होंने हम भारत के लोग कहा। हम भारत के लोग यानी कि अब हम स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न गणतंत्र हैं। अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हमारा संविधान भी किसी विदेशी सत्ता द्वारा निर्देशित और निर्मित नहीं है। यह संविधान हमारे प्रतिनिधियों द्वारा अर्थात हमने ही बनाया है। इसका अर्थ हमारे द्वारा हमारे लिए, जिसको हम स्वीकार या आत्मार्पित कर रहे हैं। और संविधान की प्रस्तावना के इस स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं एनजीटी भारत सरकार की जिला पर्यावरण समिति वाराणसी का सदस्य हूँ। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्र निर्माण की नींव है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज के हर क्षेत्र को दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके निर्माण में कुल कितने समय लगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से शुरू होकर
26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकरण तक चली। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके निर्माण में प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी, बेनेगल नरसिंह राव और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अब देखते हैं कि अपने देश के लिए संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। इसमें उल्लिखित हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत का निर्माण जनता के द्वारा और जनता के लिए है। यह समाज के हर वर्ग, क्षेत्र और समुदाय को जोड़ता है और सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। भारत विविधताओं का देश है। हमारी प्रस्तावना समानता का संदेश देती है, जो समाज के हर व्यक्ति को एक समान अधिकार और सम्मान प्रदान करती है। यह समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की प्रेरणा देती है। हमारा देश भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं से भरा है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह सुनिश्चित करता है कि हर क्षेत्र और समुदाय, चाहे वह उत्तर का हिमालय हो या दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम के रेगिस्तान हो या पूरब के घने जंगल, एक राष्ट्र के रूप में जुड़े रहें। संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम भारत के लोग संबोधन करते हैं, तब देश की 138 करोड़ जनसंख्या से इसका संदर्भ जुड़ता है। लेकिन 138 करोड़ भारतीयों का मन एवं संस्कार और संस्कार के आधार पर व्यवहार कैसा है, इसका भी विचार करना आवश्यक है। हिमालय से सागर, गुजरात से मणिपुर अर्थात उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक 38.87 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत भूभाग वाला भारत देश है। भौगोलिक, जलवायु, मौसम के आधार पर अनेक प्रकार की विविधता के दर्शन यहाँ पर होते हैं। भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इसी कारण संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषा एवं क्षेत्रीय आधार पर 129 से अधिक बोली बोली जाती है। खान पान, वेशभूषा, जन्म, धार्मिक आस्थाएं, शिक्षा और आर्थिक आधार अनेक प्रकार की विविधता निर्माण करते हैं। सतही दृष्टि रखने वाले लोग इन विविधताओं में भेद को देखते हैं। गुलामी के लंबे अंतराल में हम स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। इस कारण गतिशील समाज में अपनी समाज रचना के संदर्भ में बार बार विचार करने की जो आवश्यकता होती है, वह हम नहीं कर सके। जो समाज व्यवस्था काल बाह्य हो गई थी, उसका पुनर्विचार भी नहीं हुआ। इसी कारण अस्पृश्यता और वर्ण भेद जैसी चीजों ने हमारे समाज को जंजीरों में जकड़ लिया। आज भी जिसके उदाहरण देश में अनेक घटनाओं में प्रकट होते रहते हैं। लक्ष्य से भटकाव या लक्ष्य विहीन समाज होने के कारण हमारी स्वार्थी वृत्ति ने भी अनेक दोष हमारे अंदर उत्पन्न किए। महिलाओं के प्रति दृष्टि और अनेक कुरीतियों का जन्म इसी स्वार्थी मानसिकता का परिणाम है। भारत के पास प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और विश्व को दिशा देने में सक्षम ज्ञान परंपरा है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, जल और वन संपदा तथा प्रचुर श्रम शक्ति उपलब्ध है।
इन तीनों गुणों के आधार पर हम विश्व की महाशक्ति हो सकते हैं। हम भारत के लोग जब तक परस्पर विभेदों में बटे रहेंगे और अज्ञानतावश अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार बनते रहेंगे, तब तक संविधान में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति संभव नहीं है। अतः हमें विविधता में एकता को आत्मसात करना होगा। अलग अलग जातियों, प्रांतों में जन्म लेने के बाद भी और अलग अलग पूजा पद्धतियों में आस्था रखने के बाद भी हम एक ही भारत भूमि की संतान हैं। यह शस्य श्यामला भूमि हमारी माँ है। माँ पुत्र का यह संबंध हमारे मध्य भाईचारे का निर्माण करता है। हमारी संस्कृति हमको जोड़ती है। समाज सुधारक, अलग अलग गुणों को आधार मानकर उपदेश देने वाले उपदेशक, भारत की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सभी महापुरुष हमारे अपने हैं। हम सभी उनकी संतान हैं। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसी आधार पर कहा था कि इस देश को जोड़ने वाले तत्व राम, कृष्ण और शिव हैं। हमको इसी एकात्मता के दर्शन करने होंगे। जय पराजय में प्रकट होने वाली प्रतिक्रिया और परिणामों को हम सभी ने समान रूप से भोगा है। विश्व में अपने भारत देश को अग्रणी देश बनाना, ये लक्ष्य हम सभी 138 करोड़ भारतीयों को एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमको हम भारत के लोग कहकर संबोधित किया, तब इसका संबंध केवल आबादी तक सीमित नहीं होगा। उनकी दृष्टि में एकात्म, समरस, समान लक्ष्य वाला समाज रहा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी, समान अवसर और सभी को समान न्याय होगा, जिसका अपना संकल्प और अपना लक्ष्य होगा। गरीबी भगाकर आर्थिक समृद्धि लाकर एक मन वाला, एक रस समाज, जिसमें भारत के प्रति भक्ति, महापुरुषों के प्रति गौरव और समान लक्ष्य वाला एक समाज बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विश्व के अग्रणी देशों ने अपने समाज में इन गुणों की वृद्धि कर अपने देश को विश्व में अग्रणी बनाया है। भारतीय संविधान की आत्मा उसके अनुच्छेद 32 में निहित है। अनुच्छेद 32 की इस उपयोगिता के संदर्भ में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हिमांशु उपाध्याय। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 32 है क्या। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी तथा सुलभ व संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद अर्थात यह हम कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है। इस अनुच्छेद की महत्ता का पता भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस कथन से लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा। लबोलवाब यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इस आधार पर हम इसे भारतीय संविधान की आत्मा अथवा हृदय कहते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा बनाया गया भारत का संविधान तमाम विशेषताओं के साथ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद
उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता भी प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। इसके लिए यहाँ का नागरिक पूरी तरह से आजाद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के लगभग प्रत्येक देश के संविधान का विश्लेषण करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कराया था। इसमें कई अहम चीजों को अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। संविधान में 10 देशों के संविधान की कई बातों को लिया गया है। गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा त्योहार है जो हमारी लोकतांत्रिक संपन्नता का प्रतीक है। जब देश के नेताओं ने अपना संविधान अपने लोगों को, या यूं कहें कि स्वयं को आत्मार्पित किया, इसी के बाद हमने अपने स्वतंत्र नागरिक होने का स्वाद चखा। जब हम अपने देश के प्रति हमारे कर्तव्यों और नागरिक अधिकारों की जानकारी हुई, वास्तविक अर्थों में एक स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार हमें 26 जनवरी 1949 को मिला। तब से लेकर आज तक हम भारतीय इस दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत सैन्य शक्ति हैं। यह पल किसी भी भारतीय को गर्व से भर देने के लिए पर्याप्त है। गणतंत्र दिवस मनाने की इस परंपरा पर प्रकाश डाल रहे हैं सामाजिक चिंतक दिनेश कुमार तिवारी। जमहूरियत का नाम सदाए कवाम है, न कोई बादशाह न कोई गुलाम है। संविधान से है आज़ादी वतन, संविधान को मेरा सलाम है, संविधान को मेरा सलाम। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत में संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारतीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा को ध्यान में रखकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को ही शपथ ली थी। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में बलिदान किया था। इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश भी दिए जाते हैं। इसी दिन दिल्ली में मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय भारतीय ध्वज फहराते हैं। इस अवसर पर भारत के शौर्य एवं सांस्कृतिक विरासत से सजी सुंदर झांकियां एवं शानदार परेड का भी आयोजन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। देश के हर हिस्से में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय में भी ध्वजवंदन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जाते हैं। अंत में मैं आज भारत के युवाओं एवं नई पीढ़ी से कहना चाहता, बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना,
रोशनी होगी। रोशनी होगी, चरागों को जलाए रखना कड़ी मेहनत से की है, जिसकी हिफाजत बुजुर्गों ने। ऐसे संविधान को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे संविधान को हमेशा दिल में बसाए रखना। अनुच्छेद 32 की ही तरह संविधान के अनुच्छेद 51 अ में वर्णित मूल कर्तव्य भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन कर्तव्यों पर प्रकाश डाल रही हैं वसंत कन्या महाविद्यालय की पूर्व अंग्रेजी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर अनुराधा बैनर्जी। समाज शब्द विस्तृत जीवन का द्योतक है, पर उसकी बुनियादी इकाई है परिवार। यदि परिवारों में अभिभावक अपने बच्चों को सदाचार का पाठ पढ़ाएंगे, सदाचार के अभ्यास का निर्माण होगा, तो बृहत्तर समाज भी सदाचारी ही बनेगा। अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ ही लोक कल्याणकारी कर्तव्यों के विशेष पालन के द्वारा ही एक देश का नागरिक समाज अपने देश को सकारात्मक उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचा सकता है। स्वतंत्र भारत के गौरवशाली संविधान ने 1952 में बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में हम सब भारतवासियों को न्याय, समानता और बंधुत्व की राह पर स्वस्थ नागरिक बनकर चलने हेतु एक सुदृढ़ मार्ग का निर्माण कर दिया। संविधान ने सबके लिए बिना किसी भेदभाव व अवरोध के तमाम अधिकार सुरक्षित तो किए थे, पर समय के अंतराल में नागरिकों को ये भी याद दिलाना जरूरी समझा गया कि तमाम अधिकारों की सुलभता के साथ ही एक नागरिक को कर्तव्य पथ पर भी उसी जज्बे के साथ कायम रहना अनिवार्य है। कर्तव्य अधिकारों के पूरक बनते हैं और पूर्णता प्रदान करते हैं। अतः संविधान की प्रजातांत्रिक भावना को और भी सुदृढ़ करने के लिए 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्यों को विशिष्ट रूप से सम्मिलित किया गया। भारतीय समाज में ये शिद्दत से समझा गया कि हर नागरिक राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान, देश की संप्रभुता, एकता, राष्ट्र रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के कर्तव्य की ओर सच्चे दिल से, ईमानदारी से समर्पित होगा। साथ ही शिक्षा के अधिकार को खास पूर्णता देने के लिए अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य भी अवश्य निभाना होगा। ये विशेष रूप से गार्जियन की ड्यूटी होती है। ये 11वां कर्तव्य है। संक्षेप में यही समझा जाना चाहिए, कर्तव्य बोध के बिना मात्र अधिकारों के लिए उन्मुख होकर हम देश को कभी सशक्त नहीं बना सकते। हम भारत के लोग, हमारा यह दायित्व है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में अपनी आस्था को किसी भी परिस्थिति में डिगने न दें। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। सरकारों और राजनेताओं को इसका आभास कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे संविधान ने हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को बहुत मजबूती प्रदान की है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इतनी आस्था यहाँ पर है कि चुनावों में पराजय को भी सत्ता दल बड़ी गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं, फिर वह चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या निगमों के प्रमुख हो। और बस यहीं से आरंभ होती है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, जो हमें अपने देश को जानने, समझने और जीने की प्रेरणा देती है। वो भारत जिसका योग, जिसका आध्यात्म और जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया के नेतृत्व की क्षमता रखता है, जिसकी खूबसूरती, जिसके आदर्श, जिसके आत्मसम्मान का वर्णन करते करते सदियां गुजरी और अभी बहुत सारी सदियां गुजरती रहेंगी, फिर भी उसकी सुंदरता का वर्णन असंभव है। सचमुच दुनिया हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता और लोक कल्याण की भावना के सामने नतमस्तक हो जाती है। हम ही हैं जो पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर कह पाते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, यानी सारी दुनिया हमारा परिवार है। हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सबके सुख दुख की चिंता है।
ये भी सच है कि देश में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे हमारे इंतजार में हैं। हमारी कई उम्मीदों को उड़ान भरना है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख सुकून बाहें फैलाए खड़े हैं। दुनिया हमारी तरफ हसरत से देख रही है। तो आइए इस भरोसे को और मजबूत करें, बनाएं इस दुनिया को और खूबसूरत। हमारा मकसद तो एक ही है, आपस की खुशी, प्यार, भाईचारा और तरक्की। यही मानवता है, यही दीनो ईमान है। तो आइए बनाते हैं हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत। ईश्वर अल्लाह, वाहे गुरु, प्रभु यीशु, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, परम पिता परवरदिगार हमें ये करने की शक्ति और ज़हनियत अता करे। आमीन। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे वंदे देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतियाँ। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतियाँ। चमक दमक से वेश हैं सुरीली बोलियाँ। चमक दमक से वेश हैं सुरीली बोलियाँ। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान।